नमस्कार। आज हम बात करेंगे किशोरों के बारे में। झारखंड में किशोरों की संख्या कुल जनसंख्या से 22% है, जिसमें लगभग 78 लाख युवा हैं और किशोरियों की संख्या 47% है और किशोरों की संख्या 53% है। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि इतना बड़ा जनसमूह है और इनके स्वास्थ्य और इनके विकास पर ध्यान देना अति आवश्यक है और सरकार इस पे पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। और उसी का परिणाम है कि सरकार ने एक कार्यक्रम भी बना दिया है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम कई कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम उनके स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की परिभाषा ही होती है कि मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। हम इन सभी बातों के लिए उनको तैयार करते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप है जो अभी युवा है, इसमें जोश है और ये कुछ भी करने का दम भरते हैं और उनमें होना भी चाहिए। ऐसे में उनका स्वास्थ्य उनके लिए और देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उनके स्वास्थ्य का मतलब है किसी में कुपोषण ना हो। कुपोषण का मतलब है देखने से दुबले लगते हैं, कमज़ोर हैं, तो हो सकता है उनको आयरन की कमी हो या प्रोटीन की कमी हो या समुचित भोजन ही नहीं मिलता हो। और कुपोषण उसे भी कहते हैं जिनका सामान्य वजन से ज़्यादा वजन है, वह भी कुपोषण है। आजकल वैसी भी प्रवृत्तियां दिखती हैं समाज में। तो हमें दोनों ही पे ध्यान देना है और हम वैसा कार्य चलाते हैं, कार्यक्रम, ताकि उनको बताएं कि उचित भोजन क्या है और कितना भोजन लेना चाहिए जो उनके लिए अनुकूल है। समस्या अभी इसमें जो विशेष है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब लौह तत्व गुणों की कमी है। तो उसके उपाय के लिए सरकार कई कार्यक्रम चलाती है, तो उनमें उनको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। दूसरा, बच्चे अभी युवा हो रहे हैं, बच्चे से अभी युवा हो रहे हैं, तो उनको उनके शरीर में उनकी अपनी एक नई अनुभूति है, उनकी एक मानसिक अनुभूति है और कई बात वो अपने इस प्रेजेंट अवस्था को कैसे हैंडल करें वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनके सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मैनेज करें, इसके लिए उनको एजुकेट करना आवश्यक है, कैसे शिक्षित किया जाए। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं कि यौन क्या है और यौन को का उद्देश्य क्या है और इनसे आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं और कैसे इसे संभाल के रखना चाहिए। जैसे इसके बारे में उनको जानकारी होना और अपने व्यवहार में सुधार करना। दूसरा, बताते हैं कि किशोर अवस्था में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। उनको बताते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए और अगर किशोर हैं और गर्भ धारण होगा तो उनके माता और पिता, जो किशोर माता पिता हैं, उन पे कितनी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और वो कैसे संभाल पाएंगे। जीवन उनका कितना सरल या कितना कठिन होगा, इसकी जानकारी उनको समय पे बताई जाती है। तीसरा एक मुद्दा है, वो है मेंटल हेल्थ का। बच्चा जवान हो रहा है तो वो उससे माता पिता की अपेक्षाएं हैं, दोस्तों की अपेक्षाएं हैं। माता पिता चाहते हैं वो क्लास में सबसे अच्छा करे, पढ़ाई में अव्वल आ जाए। अब क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 तो अव्वल नहीं आएंगे। तो हमें यह भी बताना है कि जो लड़के नीचे से 5 होते हैं वो भी ज़िंदगी में बहुत ही सफल होते हैं। क्लास में प्रथम आना, द्वितीय आना बहुत अच्छी बात है और क्लास में अंतिम 5 में रहना इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि समयांतर के बाद देखा जाए तो वो सबसे नीचे वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ऊपर वाले बच्चे भी सामान्य होकर रह जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के चैलेंज को कैसे लेना है, यह उनको समझने के लिए अवसर देना है, समझाना है, बताना है। ये जिम्मेवारी सभी की है, यानी कि उनके माता पिता और स्कूल और समाज, सबकी जिम्मेदारी बनती है। देन
किशोरों में क्षति और हिंसा रोग की रोकथाम। सबसे पहले वो क्षति आपस में ही पहुंचाना शुरू करते हैं। एक युवा दूसरे युवा को क्षति पहुंचा सकता है, उनमें इतना हिम्मत है और इतना शारीरिक बल है कि वो अपनी बात रखवाने के लिए कुछ भी हिंसा कर देते हैं। तो उनको बताना है कि इस हिंसा से अंततोगत्वा उनको क्या मिलेगा, यह बताना आवश्यक है, अभिभावकों का कार्य है। और समाज में दूसरा है कि युवा हैं तो जेंडर बेस्ड, कई लोग लड़कों को एक्सप्लॉयट करते हैं, कई लोग लड़कियों को एक्सप्लॉयट करते हैं, कहीं पे नौकर बना के काम कराते हैं, या अन्य विभिन्न रूप से जो आप समझते हैं। तो मेरा काम है उसकी पहचान करना सरकार का, और उनको सही रास्ते पे लाना, और समाज में जो लोग उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और उनको सता रहे हैं, उनसे उनको बचाना। तो ऐसे सरकार ने बाल मजदूरी पे भी कोई टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, उनको अप्रोच करके बच्चों की सूचना दी जाती है और उनको बचाया जाता है। दूसरा, बच्चों में जोश है और उनके माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं, उनको एक फटाक से मोटरसाइकिल खरीद देते हैं। और अभी देखा गया कि यह सबसे बड़ा खतरे का कारण है। बच्चों में जो डेथ हो रहा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा इस वर्ग के बच्चे हैं। और यह एक ऐसी मौत है जो पूरी तरह से बचाई जा सकती है। और इसमें मैं तो कहूँगा कि माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। अगर वो समय पे बेजरूरत गाड़ी ना खरीदें और वैसी ही सवारी दें जिससे उनका काम हो सकता है। बच्चे अपने मनोरंजन के लिए पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कैसे चढ़ना है। उसकी ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और संभल के चढ़ना, पानी में जाना, वाटरफॉल में, हर वर्ष वाटरफॉल से कोई न कोई हर सीजन में संवाद आता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बच्चा गिर गया, कोई स्विमिंग में गया था और उसकी मृत्यु हो गई। तो जहां आनंद के लिए गया था वहां इतना बड़ा हादसा हो जाए, तो जरा माँ बाप इसको पहले सेंसिटाइज करके रखें और जाने के पहले अभिभावक को लगाएं। और बच्चे को पहाड़ पे जाना बुरी बात नहीं है और पानी में जाना बुरी बात नहीं है, बस संभल कर रहना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए और उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। बच्चे देखते हैं घर में कि उनके फादर सिगरेट पीते हैं या खैनी खाते हैं, बच्चा भी सोचता है एक बार हम भी ट्राई करते हैं, और माँ बाप ये गलत सेवन करेगा और बच्चे से उम्मीद करेगा कि वो न खाएं। वो प्रतिदिन सीख रहा है कि ये खाने से क्या होता है। वो देखता है कि घर में नशा करने से घर में आके उसके बाप कैसे शाम के समय में अशोभनीय वातावरण पैदा करते हैं या अपनी जिद मनवाने का एक सहारा लेते हैं। तो ये सब बातें हम ही सिखाते हैं उनको और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा न करें, ये संभव नहीं है। तो जो अभिभावक हैं उनको भी अपना अच्छा आचरण करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आप अच्छे आचरण में रहेंगे तो दूसरे से वो न प्रभावित हो, आप सिखाएंगे तो बच्चा सुन भी लेगा। दूसरा है कि अगला हमारा विषय है कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की रोकथाम। कम्युनिकेबल डिजीज़ तो आप समझ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल हो गया जैसे हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। अब ये हम ऐसी बीमारी का नाम ले रहे हैं जो पहले समझते थे कि ये बुढ़ापे का रोग है कि डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आजकल तो इनकी स्क्रीनिंग हो रही है न्यू बॉर्न में भी, जो नवजात बच्चा है उनका भी ब्लड शुगर टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं उनका तो ज़्यादा नहीं है, कहीं उनमें कंजेनाइटल डायबिटीज़ तो नहीं है। तो और जो युवा बच्चे हैं उनमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां देखी जा रही हैं जिनके कई कारण हो सकते हैं। तो उनकी जांच की जाती है, उनका पता करते हैं और हम उनका उपचार करते हैं। और एक पूरे ग्रुप की स्टडी करने से यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कौन सी समस्या ज़्यादा है, तो कम्युनिटी वाइज उनका उपचार करना आसान हो जाता है, तो वह उपचार किया जाता है। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि समाज के हर एक वर्ग के लोग बच्चों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें और उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
और सामाजिक विकास के लिए सभी ध्यान दें। धन्यवाद। और मैं अब चाहूँगा कि इसमें जो अगला पक्ष है और भी बिंदु हैं कार्यक्रम के लिए, वो रफ़त फरजाना अभी बताएंगी। रफ़त जरा बताइए। सभी को नमस्कार। सर ने जो बताया कि किशोर स्वास्थ्य किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरी जनसंख्या का लगभग 22% आबादी जो है किशोर किशोरियों की होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो एडोलेसेंट हैं हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे समाज में, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम कार्य करें और समय समय पे उनको जागरूक भी करते रहें। तो स्वास्थ्य विभाग इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कई कार्यक्रम चलाता है, जिसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं जानकारी दूंगी। तो स्वास्थ्य विभाग जो सबसे पहला कार्यक्रम चलाता है वो है युवा मैत्री केंद्र के माध्यम से। ये युवा मैत्री केंद्र क्या है कि ये सभी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, SDH सब डिविजनल हॉस्पिटल में एक केंद्र है स्थापित, जहाँ पे जो हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता जो काउंसलर होते हैं वो, या फिर ANM जिनको हम प्रशिक्षण उपरांत वहाँ पे एज ए परामर्शदाता, एज ए काउंसलर बैठाते हैं उस क्लिनिक में, उनके द्वारा बच्चों को, किशोर किशोरियों को चिकित्सीय या परामर्श सेवा दी जाती है। मतलब बच्चों को अगर किसी तरह की कोई भी झिझक हो, कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो मन में बहुत तरह की शंका रहती है कि क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, या फिर मुझे इसके बारे में समझ नहीं है, दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते हैं। लड़कियों को कई बार आता है कि वो मेनार्की का स्टेज रहता है, मासिक धर्म शुरू होता है, तो क्या सही है क्या गलत, दोस्त से भी पूछे, दोस्त को भी उतनी जानकारी नहीं। तो ये केंद्र के माध्यम से बहुत सारी सही जानकारी एक प्रशिक्षित परामर्शदाता से दी जाती है। तो ये हम लोग देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पोषण संबंधी हो, अनीमिया से संबंधित जानकारी, माहवारी से संबंधित, या फिर अगर वैसे तो कहा हम लोग सभी जानते हैं कि जो लीगल एज ऑफ मैरिज 18 साल लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल है, लेकिन अगर हम आसपास देखें तो कई ऐसे बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, जिनकी शादी लीगल एज ऑफ मैरिज से पहले हो जाती है। तो उनके लिए भी है कि वो केंद्र में आते हैं, और अगर कोई महिला, कोई किशोरी गर्भवती रहती है तो उनका जो सेवाएं होती है ANC से संबंधित, उनको जो पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है, जो काउंसलिंग की जाती है, वो इस केंद्र के माध्यम से की जाती है। इसी तरह से जैसा सर ने बताया कि हम लोग अभी NCD को भी ले रहे हैं, नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, और किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर किशोर किशोरियों को हो, तो वो सारी चीज़ें भी इस केंद्र के माध्यम से उनकी जानकारी भी दी जाती है, बच्चों को सही और सटीक जानकारी। तो ये एक परामर्श केंद्र के रूप में बहुत ही अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि किशोर किशोरी कुछ ऐसे समस्याएं लेके आते हैं जो इस केंद्र में उसका उपचार नहीं होता है, तो वहाँ से सही जगह पे रेफर किया जाता है। तो रेफरल भी इस केंद्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेवा है। इसीलिए युवा मैत्री केंद्र के माध्यम से जो मुख्य रूप से क्या है कि ये सभी किशोर किशोरियों के लिए है, इक्विटेबल है, एसेसिबल है, मतलब वो बिल्कुल आसानी से आपके आसपास में ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मिल जाता है, सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। मतलब यहाँ पे जो परामर्शदाता होते हैं वो नॉन जजमेंटल, ये नहीं कि वो जज करके बताएं कि ऐसा क्यों करके आ गए। कई बार ऐसे होता है कि किशोरियाँ भी अपनी समस्याएं लेके आती हैं, और तो उनको भी सही सलाह दी जाती है। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा केंद्र है, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किशोर किशोरियों को और अन्य लोगों को इस केंद्र के बारे में जानकारी हो, ताकि वहाँ पे किशोर किशोरी अपनी सेवा ले सकें। दूसरा जो एक हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरण कार्यक्रम, WIFS। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट वितरण किया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम है ये अनीमिया से बचाव के लिए है। अब अनीमिया ऐसा लगता है कि सिर्फ ये लड़कियों में होता होगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम आंकड़े देखें NFHS 4 के, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, उसमें अगर हम NFHS 4 जो अभी रिसेंट ईयर में हुआ है, और उसके आंकड़े बताते हैं कि 65% लड़कियां हमारी किशोरियां अनियमित से ग्रसित हैं, तो वहीं 35% लड़के भी अनीमिया से ग्रसित हैं।
इसीलिए जो ये विप्स कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जाता है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों को आयरन फोलिक एसिड टैबलेट वीकली बेसिस पे बुधवार के दिन दी जाती है। स्कूल जाने वाले कक्षा 6 से 12 तक के लड़का और लड़की दोनों को, और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां जो 10 से 19 साल की होती है, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ये गोली दी जाती है। अभी चूंकि इसमें कोरोना काल में, पैंडेमिक में स्कूल जब बंद हैं और अभी तो कुछ स्कूल खुल गए हैं कक्षा 9 के ऊपर, और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद है, तो हमारी जो सहिया होती हैं, सहिया बहनों के थ्रू हम लोग गोली, आईएफए की गोली घर घर पहुंचा रहे हैं किशोरियों को, किशोरों को, ताकि उनका ये आईएफए गोली जो है उनको नियमित रूप से मिलते रहे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है। और विप्स में ही एक और इम्पॉर्टेंट भाग है, वो है डिवॉर्मिंग, मतलब कृमिनाशक दवा दी जाने, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है अनीमिया से बचाव के लिए। तो ये जो एनडीडी होता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, साल में 2 बार चलाया जाता है। इसी के दौरान कृमिनाशक की गोली भी किशोर किशोरियों को दी जाती है। और एनडीडी कार्यक्रम अभी 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जा रहा है, और ये अभी 8 जिलों में चल भी रहा है। इसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम आता है वो है सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की सभी किशोरियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाती है। और अभी चूंकि स्कूल बंद है, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, और सहिया और आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू किशोरियों को, उस गांव की जो स्कूल जाने वाली किशोरी है, उन्हें पहुंचाया जा रहा है, ताकि ये जो कार्यक्रम है ये कई तरह के रोगों से भी बचाता है। और सैनिटरी नैपकिन कार्यक्रम में जो है, इसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को भी प्रमोट करने पे बात की जाती है, कि जहाँ तक रीच अगर नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाने वाली लड़की है, अगर उन्हें मुफ्त नैपकिन नहीं मिल पा रहा है, इस योजना का लाभ नहीं भी मिल पा रहा है, तो वो किस तरह से अपने आप को स्वच्छ रखे और उनका स्वास्थ्य किस तरह से बेहतर हो, इसकी जानकारी भी हम नीचे लेवल तक इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। चौथा जो हमारा कार्यक्रम है वो है पीयर एजुकेटर कार्यक्रम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, हर गांव में हम 1000 की आबादी पे 4 पीयर एजुकेटर लेते हैं। अब ये पीयर कौन होते हैं? पीयर का मतलब होता है हम उम्र साथी, दोस्त। तो ये साथिया हिंदी में हम इसे कहते हैं। ये उसी गांव के बच्चे होते हैं जो थोड़े बड़े बच्चे, वैसे तो किशोरावस्था 10 से 19 साल की होती है, लेकिन जो पीयर एजुकेटर होते हैं साथिया, वो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनकी उम्र लगभग 13 से 15 साल के होते हैं। और ये बच्चे एक गांव में 1000 की आबादी पे 4 पीयर एजुकेटर होते हैं। इनको फिर हम चुनने के बाद प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें किशोरावस्था के दौरान क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या जानकारी चाहिए, स्वास्थ्य के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से अगर बदलाव हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एज ग्रुप है कि उनको सही जानकारी ना रहे तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इसीलिए सही और सटीक जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम साथिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनके दोस्त से ही पता चले क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको साथिया या पीयर एजुकेटर नहीं समझा पाते हैं, तो वो अपने गांव की सहिया दीदी, एएनएम, इनसे संपर्क करके उनका शंका समाधान करते हैं। अगर वहाँ भी नहीं हो पाता है तो वहाँ से फिर युवा मैत्री केंद्र रेफर किया जाता है। तो ये अभी जो कार्यक्रम है ये हमारे 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जो मुख्य रूप से है सिमडेगा, सरायकेला, गुमला, दुमका, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और साहिबगंज। ये पीयर एजुकेटर कार्यक्रम ये 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जहां उसी गांव के बच्चे पीयर एजुकेटर के रूप में आ रहे हैं, और इससे एक उन्हें पहचान भी मिल रही है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाने वाले भी हैं, स्कूल नहीं जाने वाले भी, मतलब मिक्स्ड ग्रुप को लिया गया है। तो ये बहुत ही इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी और जागरूकता फैलाई जा रही है। 5वां जो एक कार्यक्रम है वो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, और यह कार्यक्रम अभी दिसंबर 2020 में झारखंड में लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है, लेकिन इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट है वो स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दोनों है, क्योंकि बच्चों के लिए पूरी तरह से यह कार्यक्रम है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, इसीलिए शिक्षा विभाग की सहभागिता इस पर बहुत ज़रूरी है। और यह कार्यक्रम अभी कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 12,000 स्कूलों में शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले हर स्कूल से 2 शिक्षक, जिन्हें हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कहा जा रहा है, वो चिन्हित किए गए हैं,
और उनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये अपने स्कूल में जब नॉर्मल स्कूल खुल जाएंगे, सारी चीज़ें क्लासेस एक्टिविटी होने लगेगी, तो ये हर क्लास में बच्चों को ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का जो मॉड्यूल है उसके अनुसार, टॉपिक के अनुसार वो जानकारी देंगे, जिसमें शिक्षा संबंधी है, नैतिक मूल्य से संबंधित है, न्यूट्रिशन पे बात की गई है, मानसिक स्वास्थ्य है। इस तरह से बहुत सारे थीम, 11 थीम लिए गए हैं, जो सभी किशोर किशोरावस्था के दौरान जानकारी उन्हें होनी चाहिए। ये सभी बहुत ही सरल माध्यम से, कॉमिक के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बताई गई है। तो मुख्य रूप से ये सारे कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग के सामंजस्य से चला रहा है। और इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, लोग जागरूक हों और बताएं कि किशोर किशोरियों के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। किशोर हेल्पलाइन के बारे में भी मैं बता दूं, और किशोर किशोरी अगर चाहें तो 1098-1098 पे जो टोल फ्री नंबर है, इस पे कभी भी कॉल करके कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो राज्य में है 104 नंबर 104, ये भी टोल फ्री नंबर है। इस पे भी किशोर या किशोरी चाहे तो फोन करके, कॉल करके कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।